सबसे पहली बात है, इस किताब को लिखने का क्या प्रेरणा थी? एक्चुअली मुझे बहुत सारे ऑथर्स ने ये बोला हुआ था कि पहली किताब हर राइटर के पास होती है। मजा तब है जब किसी राइटर के पास दूसरी किताब हो। और जर्नलिस्ट तो बहुत सारी घटनाओं से रूबरू रहते हैं। तो मैं एक किताब लिख रहा था और वो किताब बनारस पर थी। उसको लिखते लिखते अचानक एक किताब मैं कश्मीर पर लिखने लगा। अच्छा। हाँ, करीबन 100 पेजेस लिख दिए थे बनारस पे और करीबन 100 पेजेस ही कश्मीर पे लिख दिए थे। इसी बीच अतीक अहमद का एक मर्डर होता है जी। और अतीक अहमद का मर्डर जब होता है तो 2023 में 2023 में तो मैंने अचानक समझा कि मैंने बहुत सारे विजुअल्स देखे हैं, लेकिन सब डेफर्ड विजुअल्स होते हैं। चाहे आरुषि के जो पिता थे राजेश तलवार, जब वो कोर्ट में जा रहे थे तो उनके चेहरे पर चाकू मारा गया। मैंने अरविंद केजरीवाल का विजुअल्स देखे जिन पर स्याही फेंक दी स्याही फेंकी गई थी। जी। ऐसे एक पूर्व एक्स डीजीपी थे, वो भी एक सुनवाई में टेनिस प्लेयर से कुछ मसला था उनका, उन पर भी इस तरीके से हमला किया गया था। लेकिन ये सारे विजुअल्स डेफर्ड होते थे। एक विजुअल मैंने करीबन 20 साल 25 साल टीवी किया हुआ है। मैंने पहला विजुअल देखा जो लाइव था और वो था अतीक अहमद का मर्डर। और अतीक अहमद का मर्डर वो भी पुलिस के सामने और नकली मीडिया मैन के तौर पर, और ये लाइव था। मेरे लिए ये एक थंडरबोल्ट सिचुएशन थी। ऐसे कैसे कोई किसी को मार सकता है। यहां से मेरे दिमाग में आइडिया आया और मैं जिनके लिए लिख रहा था मैंने उनसे कहा कि मेरे दिमाग में एक तीसरा आइडिया है, मैं अतीक मर्डर पे लिखना चाहता हूं। तो उनका कैसे लिखेंगे? मैंने कहा मैं केवल एक चीज देख रहा हूं, एक अतीक को मारा गया, दूसरा जिन्होंने मारा वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। पुलिस ने अपने होल्स्टर में हाथ नहीं डाला, उनको पकड़ा और उन्होंने सरेंडर कर दिया। और जिन्होंने मारा वो जर्नलिस्ट के भेष में थे। अब इसके बाद कुछ बचता नहीं है। खास बात यह थी कि जिन लोगों ने उसे मारा उनके हाथ में जिगैना पिस्टल थी और जिगैना के बारे में मेरी बड़ी जबरदस्त पहले से भी स्टडी थी और मैंने ऐसे अहमद शाह को भी मरते देखा था अफगानिस्तान में। तो मुझे वो आइडिया कोरिलेट कर रहा, मिरर कर रहा था एक्चुअली। तब मैंने सोचा कि इस घटना पर जाते हैं और अतीक मर्डर केस पर किताब लिखते हैं। तब मैं पंजाब, बिहार, यूपी, तिहाड़ में बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे आईपीएस, बहुत सारे आईएएस, बहुत सारे नेताओं से अपना रिसर्च वर्क पूरा उस पर 3 से 4 महीने मैंने 5 महीने रिसर्च किया और उसके बाद ड्राफ्टिंग करना शुरू की। उस ड्राफ्टिंग का 17वां ड्राफ्ट है जो ये किताब है। 17वां ड्राफ्ट, क्योंकि उसमें एक के बाद इतने रिसर्चेस, इतनी लेयर्स खुल रही थी कि मेरे लिए उस कहानी को समेटना बड़ा पेचीदा हो रहा था। और मुझे साफ तौर पर समझ में आता है कि इस दुनिया ने वो क्लाइमेक्स देखा है। कौन सा क्लाइमेक्स? जिस वक्त जिगाना से उसकी कनपट्टी पर गोली मारी गई, वो क्लाइमेक्स सबको मालूम है। तो हमको इस पर काम करना चाहिए। देन आई स्टार्टेड कसारी मसारी, और कसारी मसारी टाइटल मेरे दिमाग में पहले से ही आ चुका था। ये टाइटल का मैं पूछना चाहती हूँ। हाँ, मैं आता हूँ, मैं उस पर आता हूँ। तो वो चीज मेरे दिमाग में थी और वहां से वो जब रिसर्च हुई, जब बहुत कुछ हुआ, तो मुझे लगा किसी भी माफिया डॉन जो टर्न इनटू पॉलिटिशियन, 4 बार का विधायक रहा है, 1 बार का सांसद रहा है, उस पर लिखना, अगर उस पर लिखूंगा तो लोग कहेंगे एक माफिया पर किताब लिख दी। तो मैंने आई हैव चूजन 54 डेज व्हेन एक उमेश पाल जो उसका चेला था उसकी हत्या होती है, फिर वो साबरमती जेल से निकलता है। इस हत्या और अतीक की हत्या के बीच सिर्फ 54 दिन थे, 54 डेज। तो आई डिसाइडेड कि मैं इन 54 दिनों की कहानी लिखूंगा कि कैसे ये प्लान हुआ मर्डर। इस तरीके से कसारी मसारी आई। कसारी मसारी टाइटल के बारे में मुझे बताइए कि क्या ऐसा ड्राइविंग फोर्स था कि आप कसारी मसारी इसका नाम रखेंगे? एक्चुअली इलाहाबाद जो कुंभ नगरी भी कहलाती है, प्रयागराज भी है आज की तारीख में, वो वहां पर बबूल के बहुत बड़े जंगल थे। अच्छा। जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं
तो कोई किसी भी शहर में चले जाइए, सब जगह खेत थे या जंगल थे। धीमे 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 वो जंगल कटे, खेत बिके, टेक ओवर किए गए और उन पर कॉलोनीज बनना शुरू हो गई। ऐसे ही इलाहाबाद में कसारी मसारी का जंगल था, बबूल का पूरा जंगल था, सैकड़ों बीघे में। उसी कसारी मसारी के जंगल में एक झोपड़ी थी जिसमें एक तांगे वाला था। उस तांगे वाले का बेटा था अतीक, जो वहीं पैदा हुआ उस कसारी मसारी में। अतीक ने मिड 70s के आसपास या एंड 70s के आसपास जो अपनी लाइफ का पहला मर्डर किया वो कसारी मसारी में किया। फाइनली जब अतीक अहमद का मर्डर हुआ तो वो कसारी मसारी में ही दफनाया गया, जो कसारी मसारी कब्रिस्तान है। तो अब वो बबूल का जंगल सिमट कर एक कुछ बीघे में आ गया जो कब्रिस्तान है, दैट इज कसारी मसारी। तो कसारी मसारी से एक लड़का पैदा होता है, उसको दुनिया का सबसे बड़ा माफिया बनना था, वो बनता है और उसी मिट्टी में दफना दिया जाता है जहां वो कसारी मसारी जगह थी। उसके फादर भी वहीं दफन है, उसकी माँ भी वहीं दफन है, दोनों भाई भी वहीं दफन है और उसका बेटा भी वहीं दफन है। तो 54 दिनों में कैसे 54 साल 55 साल का सफर चलता है, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज कसारी मसारी। तो टाइटल मुझे बड़ा थ्रिलिंग लगा और मुझे लगा कि हर आदमी पूछेगा वाई कसारी मसारी, तो दैट्स व्हाई कसारी मसारी। चलिए, ये तो एक बात हो गई। आप यूपी को बिलोंग करते हैं मनोज जी? आई बिलोंग टू कानपुर, एक्चुअली मेरी पैदाइश कानपुर। तो फिर वो जो बेल्ट है, कहीं ना कहीं मैं अगर ये गलत नहीं होंगी ये बोलने के लिए कि आपने जो यूपी की पॉलिटिक्स है, क्योंकि पत्रकारिता में रहे और मैं 91 में तो आपने अपना पत्रकारिता का करियर शुरू किया, लेकिन कॉलेज डेज में जो 80s का वक्त होता है, जो ग्रूमिंग ईयर होते हैं, वो आपने एक सपा की जो पकड़ थी यूपी की पॉलिटिक्स में, जिस तरह से चीज़ें उभरी थी और जिस बहुत सारे उस वक्त केसेस हुए थे, चाहे फिर हम राम जन्मभूमि वाला पूरा कांड ले लें, बहुत सारी चीज़ें उसी वक्त, वो सब राइट वही टाइम था। तो आपने यूपी की पॉलिटिक्स को देखते समझते हो, और ये बात कहनी गलत भी नहीं होगी कि जो है सत्ता के गलियारों का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होते हुए ही निकलता है। तो ऐसे में बहुत करीबी से ये पॉलिटिक्स देखना, सब कुछ देखना, वो भी एक कहीं ना कहीं ड्राइविंग फोर्स था कि इस तरीके की किताब में अटेम्प्ट करूं कि एक वो माफिया कल्चर था उत्तर प्रदेश का एक टाइम पे, जो कि मैंने अभी शुरुआत में बोला कि उस वक्त कहा जाता था कि थरथराती थी एडमिनिस्ट्रेशन भी और पुलिस भी, ऐसे ऐसे नाम थे और वो पावर में वो नाम थे। बिल्कुल। एक्चुअली आई हैव स्टार्टेड विद दैनिक जागरण इन 1991 फ्रॉम कानपुर, जो हेड ऑफिस था वहाँ का। और जब मैं 91 में आया तो 92 में ही मस्जिद गिरते देखी, यही बात मैं आपसे बोल रही हूँ जी। वहां से वो देखना शुरू किया और पॉलिटिक्स को करीब से देखा। फिर उसके बाद जब मैं लखनऊ आया और मैं इस 2 स्टेट का हेड हुआ, यानी यूपी और उत्तराखंड, जब स्टेट्स का हेड हुआ तो मैं पॉलिटिक्स से बिल्कुल सीधे सामना पड़ गया मेरा। आई हैव स्टार्टेड व्हेन मुलायम सिंह was chief minister that time, then मायावती, then अखिलेश यादव and now योगी आदित्यनाथ। तो वो पूरी पॉलिटिक्स मैंने बसपा का डिफ्लेक्शन भी देखा है, मैंने गेस्ट हाउस का वो कांड भी देखा है। मैं वही कहती, बहुत सारे ऐसे वो सारी चीजें बिल्कुल साथ से जुड़ी हुई थी। तो उस समय का एक कल्चर था, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, और तो और छोड़ दीजिए, आप इधर बुंदेलखंड की तरफ चले जाएंगे तो वहां रिवाइंस हैं, बीहड़ जिनको बोलते हैं, डकैतों का साम्राज्य हुआ करता था वहां पे। तो ददुआ एक बहुत बड़ा डकैत हुआ करता था जिसने 35 साल बुंदेलखंड में राज किया। 35 साल उसको कोई छू भी नहीं पाया। उसका भाई, उसका बेटा सांसद विधायक भी हुआ। तो ये जितने नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं, मैं यहाँ पे 20-40 नाम ले सकता हूँ माफियाज के, लेकिन मैं वो नाम लेना चाहूंगा जिनको दर्शक जानते हैं अच्छी तरीके से। निर्भय गुजर एक डकैत हुआ करता था, AK-47 के साथ चलता था, आर्म्स एंड एनिमेशन उसके पास कहां से आते थे नोबडी नोज। इन सब के इनकाउंटर्स देखे। जगजीवन परिहार एक होता था, वो वहां से लेके राजस्थान तक मार करता था। तो डकैत हो या माफिया हो, इनको पॉलिटिक्स में हर पार्टी, एवरी पार्टी अक्रॉस द पार्टी लाइन, सब अपने यहां शामिल करते थे। वजह ये एक माफिया जो होता है, जैसे अतीक है, तो अतीक इलाहाबाद पश्चिम या दक्षिण की सीट नहीं लड़ेगा, वो आसपास की 5, 10, 12 सीटों को प्रभावित करेगा। बताए दे वोट देगा है सपा का तुमके। तो ये जो बात है ना,
इन्फ्लुएंस जो है, उनकी दबंगई जो है, इन्फ्लुएंस थोड़ा सा पॉजिटिव शब्द है, जो दबंगई, जो गुंडई, जो माफियाज्म है, उस दम पर ये सीटें इकट्ठा करते थे पॉलिटिशियन। मायावती ने भी मुख्तार अंसारी को पूरा साथ दिया। अतीक के मारे जाने के कुछ दिन पहले ही मायावती ने अतीक अहमद की पत्नी को मेयर का टिकट दिया था इलाहाबाद से। ये सब लोग इस तरीके से लड़ाते थे। और देखिए, एक बहुत सही बताऊं बात आपको, ये जो वोटर्स नाम की चीज है ना, तो जब किसी मुख्तार अंसारी, किसी अतीक अहमद की कॉन्वॉय जब किसी मोहल्ले में जाती थी और जिसके घर पे रुक जाती थी, उसको अनसीन पावर डेलीगेट हो जाता था। अरे इनके यहाँ तो अतीक आते, तो पूरा इलाका डरता है कि इनके यहाँ से बहुत संबंध है। एक डिप्टी एसपी थे, मैं फिर नाम भूल रहा हूं उनका, उन्होंने एक कार्बाइन लूटी थी मुख्तार अंसारी के गैंग ने। वो कार्बाइन मुख्तार अंसारी गैंग से उन्होंने बरामद की, और बरामद करने के बाद उनकी इतनी प्रताड़ना हुई सरकार के उस पर कि उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दिया और मुख्तार अंसारी के खिलाफ चुनाव लड़ गए। अब जब वो चुनाव लड़ते हैं, क्लासिक चीज, जब वो चुनाव लड़ते हैं तो मुख्तार अंसारी के वोट और उनके वोटों में जमीन और आसमान का फर्क था। यानी जनता ने भी उस ईमानदार पुलिस ऑफिसर को नहीं चुना, उसने मुख्तार को चुना। डर को चुना, गुंडई को चुना। और एक्चुअली मैं कहूंगा कि वो जो ऑरा होता है ना, वो ऑरा उनको पसंद भी होता है। बात केवल डर की नहीं है, हर आदमी चाहता है कि वो राजा बने। राजा कैसे बनेगा? राजा तो गुंडों का राजा कोई एक होगा ना, जो माफिया होगा। लेकिन अगर किसी गुंडे के यहाँ घुसपैठ है, हाँ भाई मैकू, हाँ भाई मुबीन, जिसके हाथ रख के कंधे पे खड़ा होकर फोटो खिंचा लेगा एक माफिया, वो अपने आप उस इलाके का छोटा माफिया हो जाता है। वो दूसरों को डराने लगता है। डर तो जो डरा सकता है, वो हर कोई डराना चाहता है। और डर से बड़ी कोई चीज ही नहीं। डर का कारोबार है यूपी में, दहशत का कारोबार है, खौफ का कारोबार है। लेकिन धीमे धीमे सोशल मीडिया का जमाना आ गया, धीमे धीमे चीजें सर्वेज आने लगे कि किसकी पार्टी में कितने लोगों के कितने मुकदमे हैं। तो धीमे धीमे पार्टी और जनरेशन बदल गई। जेनजी आ गई, अल्फा बीटा टाइप अब आगे और आने वाले। तो उनको लगा नहीं, ये जो नई जनरेशन आ रही है, ये हमको इस नाम पर चुनेगी नहीं। इसलिए इन्होंने धीमे धीमे इनको साइडलाइन करना शुरू किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं है, अभी भी है।